Welcome to Math Forest Numerical Analysis Chapter 7th Lecture 4th। आज हम करेंगे गोस क्वाड्रेचर फॉर्मूला। गोस क्वाड्रेचर फॉर्मूले के नाम से ही आपको पता है कि किसने दिया है, गोस ने दिया होगा। क्वाड्रेचर फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब सिंगल वेरिएबल में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं तो हम उसे क्वाड्रेचर फॉर्मूला बोलते हैं। तो हम गोस क्वाड्रेचर फॉर्मूला कर रहे हैं। अब इसकी खासियत क्या है? अब आप कहोगे कि आगे हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ लिए न्यूमेरिकल मेथड से, तो ट्रेपेजोइडल पढ़ लिया, सिम्पसन 1/3 पढ़ लिया, सिम्पसन 3/8 पढ़ लिया, पर वो किस लिए थे? जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट इक्वली स्पेस्ड थे। अब आपको ध्यान आ गया होगा कि इक्वली स्पेस्ड का नाम ध्यान आते ही कि कुछ ना कुछ तो स्पेस्ड के साथ है। तो यहाँ पे जो मेरा आर्ग्यूमेंट होगा वो अनइक्वल स्पेस्ड होगा, बाउंडेशन नहीं है इक्वली स्पेस्ड की। कुछ भी आर्ग्यूमेंट हम पिक कर सकते हैं गिवन इंटरवल के बीच में। तो और एक सबसे बड़ी बात कि जो ट्रेपेजोइडल सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 थे वो इंटरवल के एंड पॉइंट को भी कंटेन करते थे, पर यहाँ पे इंटरवल के एंड पॉइंट कंटेन नहीं होंगे। ओपन इंटरवल टाइप काम चलेगा कि हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली बीच के पॉइंट्स लेंगे हम। तो अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि हमने ग्राफिकली देख लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे हमने ट्रेपेजोइडल में पढ़ा था। मान लो मैंने एक ग्राफ ले लिया, कर्व ले ली यहाँ पे, ये -1 से लेके 1, क्योंकि हम गोस क्वाड्रेचर जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो जो लिमिट पढ़ेंगे हम, या तो पढ़ेंगे -1/2 से लेके 1/2 या पढ़ेंगे -1 से लेके 1। जिस बुक को हम फॉलो करते हैं उसे -1 से लेके 1 ही करेंगे हम। कुछ ऑथर्स -1/2 से लेके 1/2 करते हैं। मान लिए कि मैंने यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स प्लेस कर दिए, मतलब इंटरवल्स बना दिए यहाँ पे। तो टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4, तो 4 इस साइड हो गए, 8 इंटरवल्स हो गए मेरे। यहाँ पे मेरे ये एजेस हो गए, ये मेरी एजेस हो गई। अब हमारे पास काम कैसे करते हैं, ट्रैप सबसे पहले आया था रेक्टेंगल वाला। आपको ध्यान हो तो हम इंटीग्रल करते हैं तो उसमें एक रेक्टेंगल फॉर्मूला लेते हैं, ऐसे रेक्टेंगल ही काम करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये रेक्टेंगल कम ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ पोर्शन बाहर छूट रहा है, तो सिमेट्रिकली यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है जो बैलेंस हो जाता है। अप्रोक्सीमेट आंसर ऑलमोस्ट एक्चुअल के इक्वल आता है। फिर आया ट्रेपेजोइडल जिसमें कुछ कम पोर्शन बाहर रहने लगा, ऐसे इस तरीके से ट्रेपेजोइडल आने लगा हमारा, वो भी अप्रोक्सीमेट सेम आया। पर इनमें दिक्कत क्या थी, इक्वली स्पेस्ड वाली। फिर आया गोज। गोज ने कहा कि -1 से लेके 1 के बीच के कुछ भी पॉइंट्स उठा लो, आप कुछ भी पॉइंट्स उठाओ। उन पॉइंट्स का क्या करना है, मान लिया मैंने ये 2 पॉइंट्स उठा लिए, इन पॉइंट्स के जो बीच के थे मिड पॉइंट्स को जोड़ दो और उनके साथ काम करो। तो आप कैसे काम करोगे, इसमें आपको स्मार्टली पॉइंट्स पिक करने होते हैं, कोई स्पेस का चिंता नहीं है कि इतनी स्पेस पे होना चाहिए ये सब। तो अब हम पढ़ते हैं कि मेथड कहता क्या है। दिस मेथड डेवलप्ड बाय कार्ल फेंड्रिस गोस, कि इसका पूरा नाम क्या था, कार्ल फेंड्रिस गोस था। तो इसे हम गोसियन क्वाड्रेचर मेथड कहने लगे क्योंकि क्वाड्रेचर मेथड से काम कर रहे थे और दिया किसने था, गोस से, तो गोसियन क्वाड्रेचर मेथड बोला इसे। मेनली किस पे डिपेंड करता है, अनइक्वली स्पेस्ड पे, कि अनइक्वली स्पेस्ड पे आर्ग्यूमेंट के बीच का जो गैप है वो इक्वल नहीं होगा फंक्शनल वैल्यूज का, which are symmetrically placed with respect to the midpoint of the interval of integration। जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है उसके जो मिड पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे जो ओरिजिन हो गया मिड पॉइंट, तो ओरिजिन के अबाउट उन पॉइंट्स की क्या होगी, सिमिट्री होगी। ठीक है। अब दिस फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, अब इस फॉर्मूले को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है, I = 1 से a से लेके b fx dx। हमें रैंडम इंटीग्रेशन दिया जाएगा, उस इंटीग्रेशन को हम समीशन में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ i 1 से लेके n wi fxi। ये कैसा बन गया मेरे पास, ये देखा जाए तो ये क्या बन गया हमारे पास, इसको अगर मैं देखूं w1 fx1 w2 fx2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है, wn fxn तक जा रहा है। w आइज मुझे नहीं पता क्या है, एफ एक्स आइज मुझे नहीं पता, तो डब्ल्यू आइज एन है, एफ एक्स आइज एन है, तो एन अननोन्स हो गए डब्ल्यू आइज के, एन अननोन्स हो गए एक्स आइज के, और किस इंटरवल पे, ए से लेके बी के बीच में। तो टोटल कितने हो गए, 2n अननोन क्वांटिटीज होगी। तो टोटल कितनी अननोन क्वांटिटीज होगी, 2n हो गई, जो कि हमें पता नहीं है। अब इन्हीं के बारे में पता लगाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, डब्ल्यू आइज और एफ एक्स आइज के इक्वल।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो इंटरवल होगा ए बी उसे ट्रांसफॉर्म करना है -1 से लेके 1 के बीच में। सबसे पहला काम, जब इंटीग्रेशन आपको दिया जाएगा तो जो उसकी लिमिट हुआ करेगी, अगर वो लिमिट -1 से 1 के बीच में नहीं है, मतलब लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 नहीं है, तो हम उसे चेंज क्या करेंगे, चेंज ऑफ लिमिट वाले तरीके से। तो वो तरीका आप +2 में पढ़ चुके हो। अब कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स ट्रांसफॉर्म करने के लिए -1/2 से लेके 1/2 करते हैं, पर हम फॉलो कर रहे हैं वो -1 से लेके 1 वाला कर रहे हैं। अब लिमिट चेंज कैसे होती है, कुछ वैल्यूज को किसी और की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना। तो हम x वेरिएबल को u वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे कि जब x a हो तो u -1 बन जाए, और जब x b हो तो u 1 बन जाए, क्योंकि लोअर लिमिट -1 होनी चाहिए और अपर लिमिट 1 होनी चाहिए, पर गिवन लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है। तो मैंने इसे एक लीनियर फॉर्म बना ली p + q u की फॉर्म में। p और q दोनों ही मुझे नहीं पता। अब a मेरा a होगा, जब लोअर लिमिट a होगी तो अपर लोअर लिमिट u की क्या होगी, -1, क्योंकि हम x वेरिएबल को u वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट भी चेंज होगी। तो जब x a होगा तो u -1 होगा। तो हम इक्वेशन में पुट करते हैं ये दोनों वैल्यू, तो p - q = a बन जाएगा। इसे मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। जब अपर लिमिट b होगी तो u की हो जाएगी 1। ये दोनों वैल्यू मैंने जब पुट की इक्वेशन में, तो ये बन गया p + q = b। इसे मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। दो अननोन्स है, दो ही इक्वेशंस है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो p मिला a + b/2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 2p = a + b मिल जाएगा, p = a + b/2। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो q = b - a/2 मिल जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए थी u की फॉर्म में, और a भी हमें पता ही है, तो हम क्या करेंगे, p q की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो x = p की वैल्यू आई थी b + a/2, q की वैल्यू आई थी b - a/2 इंटू u था। अब मुझे डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, तो बोथ साइड डेरिवेटिव कर देते हैं। तो dx = b - कॉन्स्टेंट का 0 b - a/2 इंटू du। इसे मैंने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब मुझे क्या करना है, ऑल्सो द गिवन इंटीग्रल बिकम्स, तो मेरा जो गिवन इंटीग्रल fx की फॉर्म में होगा, तो मैंने लोअर लिमिट जब मैंने पुट की a की जगह माइनस, अब देखो जब मैंने fx की जगह a की जगह पुट किया -1, b की जगह किया 1, f की जगह x की जगह क्या पुट किया, b + a/2 + b - a/2 इंटू u, dx की जगह क्या पुट किया, b - a/2 इंटू du। तो ये मेरा किसका फंक्शन बन गया, अब u का। तो इसे मैंने किसके इक्वल लिख दिया, फाई ऑफ u के। ये ऊपर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, पर अगर मुझे लगा कि आपको नहीं समझ आया तो मैंने ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है आपको, कि जो मेरा नया फंक्शन बना वो u का बन गया, तो इसे हमने फाई ऑफ u कर दिया। तो टोटल इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx किसके इक्वल आ गया, b - a/2 -1 से लेके 1 फाई ऑफ u = du। इसे मैंने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब हम सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, -1 से लेके 1 फाई ऑफ u du को, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है b - a/2, तो इसको हम बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम सिर्फ किसके साथ काम करेंगे, हम -1 से लेके 1 फाई ऑफ u du। अब आगे एक बात बताओ, फाई ऑफ u को हम एक पोलोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस, पोलोमियल छोड़ो, सबसे पहले फाई ऑफ u को किसकी जगह देखो, यहाँ पे ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर जब आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, w1 fx1, w2 fx2, w3 fx3, wn fx3। w1 w2 wn में कोई चेंज नहीं है। fx1 f ऑफ u किस में बन गया था, फाई ऑफ u में, तो fx1 क्या बन जाएगा, फाई ऑफ u1 बन गया आपके पास। तो ये क्या बन गया, w1 फाई ऑफ u1 प्लस w2 फाई ऑफ u2 एंड सो ऑन wn फाई ऑफ un आ गया आपके पास। ओके, तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे जो इक्वेशन 6 है मेरी, उसमें 2n अननोन्स है, क्योंकि wi's भी अननोन्स है, फाई ऑफ ui's भी अननोन है। तो n अननोन्स wi हो गए, n अननोन्स ui's हो गए। अब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि टोटल अननोन्स अगर हमारे पास 2n है, तो जो पोलोमियल बनेगी वो इससे लेस देन इक्वल टू 2n - 1 की बनेगी, कि पोलोमियल की जो डिग्री होगी वो इससे एक कम रहा करेगी।
तो हमारे पास क्या है यहाँ पे कि आर नेसेसरी सो दैट द फॉर्मूला इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री नॉट एक्सीडिंग 2n-1। मतलब कि जो एग्जैक्ट पोलिनोमियल बनेगी वो लेस देन इक्वल टू 2n-1 की बनेगी। Therefore we take phi of u is equal to c0 plus c1u प्लस c2u स्क्वायर। हमने क्या किया, फाई ऑफ u को क्या माना, एक अनदर पोलिनोमियल मानी जिसकी डिग्री कितनी है 2n-1 की। तो इसमें हमने अननोन्स माने वो c0, c1, c2, c2n-1 मान लिए। अब आपको पता है ये वैल्यू फाई ऑफ u की है, पिछली वैल्यू भी किसकी थी, फाई ऑफ u की थी। तो दोनों वैल्यू आखिर में जाके इक्वल रखनी पड़ेगी हमें। तो इससे पहले हम इन्हें इंडिविजुअल सॉल्व कर लेते हैं। तो फाई ऑफ u में हम c0, c1u, c2u स्क्वायर पुट कर देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 6 की लेफ्ट हैंड साइड में। ये है इक्वेशन 6 की लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम पुट कर देते हैं। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पुट किया तो -1 से लेके 1, फाई ऑफ u की जगह आ गया c0 प्लस c1u प्लस c2u स्क्वायर एंड सोन c2n-1 u2n-1 du आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आ गई तो हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे। कांस्टेंट है ci, तो क्या है, कांस्टेंट है, u वेरिएबल है, कांस्टेंट का क्या आ जाएगा u। तो -1 और -1 पुट किया तो 2 बन जाएगा, तो c0 2 हो गया। u है ओड इंटीजर्स, जहां पे ये ओड पोलिनोमियल है ये 0 बनाएंगी, क्यों, क्योंकि ओड जब इंटीग्रेट होगी तो इवन में हो जाएगी। इवन में माइनस प्लस का कुछ भी दिक्कत नहीं देता। एक करके दिखा देते हैं हम कि जब हमने इंटीग्रेशन किया -1 से लेके 1 c1u du का, तो वो आया c1u स्क्वायर बाई 2 -1 से लेके 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, c1 1 का स्क्वायर 1/2 बाहर निकालिया, 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जितने भी ओड पोलिनोमियल्स होंगे यहाँ पे वो सारे क्या आ जाएंगे 0, बस इवन बचेंगे। तो इवन सफिक्स वाले बच जाएंगे 2c0 प्लस 2/3 c2 प्लस 2/5 c4 एंड सोन 2/2n-1 c2n-2। ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन इस पोलिनोमियल का। इसे मैंने इक्वेशन 8 का नाम दे दिया। ऑल्सो ऑन पुटिंग u इज इक्वल टू ui's इन 7 वी गेट, हमने क्या किया, जो इक्वेशन 7 थी ये फाई ऑफ u थी, तो वेरिएबल को u की जगह क्या कर दिया ui's। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ui's हो जाएगा। तो फाई ऑफ ui's इज इक्वल टू क्या होगा, c0 प्लस c1 ui's प्लस c2 ui's का स्क्वायर एंड c2n-1 ui's की पावर 2n-1। ये इक्वेशन 9 हो गई मेरे पास। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज ऑफ फाई ऑफ ui's i 1 से लेके n तक इन द राइट हैंड साइड ऑफ 6। तो हमने जो 6 इक्वेशन ली थी यहाँ पे, ये 6 इक्वेशन ली थी, फाई ऑफ u1 की जगह पुट कर दो, ui's है तो i को जब 1 रखोगे तो यहाँ फाई ऑफ u1 की वैल्यू आ जाएगी, जब i को 2 रखोगे तो फाई ऑफ u2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने फाई ऑफ ui's माना है एक करके बता देते हैं हम। जैसे फाई ऑफ u1 आया, फॉर एग्जाम्पल फाई ऑफ u1 आया तो c0 c1 u1 प्लस c2 u1 का स्क्वायर एंड सोन c2n-1 u1 का 2n-1। ये हम फाई ऑफ u1 की जगह पुट कर देंगे। सेम फाई ऑफ u2, फाई ऑफ u3। तो ये जब मैंने वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे w1 फाई ऑफ u1 था तो उसकी जगह ये पोलिनोमियल आ गया, w2 फाई ऑफ u2 की जगह ये आ गया, w3 फाई ऑफ u3 की जगह ये आ गया। मतलब ui's की जगह कुछ नहीं है, जिसका वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब मुझे पता है कि ये वैल्यू किसकी है, -1 से लेके 1 फाई ऑफ u du की, ये वैल्यू भी इसकी है, और ये जो मैंने वैल्यू निकाली थी ये वाली वैल्यू, ये भी किसकी थी, ये वाली जो वैल्यू है ये भी किसकी थी, इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 फाई ऑफ u du की। तो अगर किसी भी की दो वैल्यूज है तो वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होएगी तो हम इन्हें क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। उससे पहले से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं सिंप्लीफाई, क्योंकि जब कोफिशिएंट कंपेयर करते हो तो सेम कोफिशिएंट होने चाहिए, सेम जिसके कोफिशिएंट, तो यहाँ c0 c2 c4 इनकी फॉर्म में है क्वेश्चन। तो हम क्या जो हमारी इक्वेशन है तो हम यहाँ पे w1 w2 w3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो पहली रो में c0 कॉमन आ रहा है, c0 कॉमन लिया तो क्या बचा, w1 प्लस w2 w3 wn। फिर मैंने c1 कॉमन लिया, c1 कॉमन लिया तो क्या है, w1 u1 प्लस w2 u2 प्लस w3 u3 प्लस wn u3 ये आ गया।
एंड सो ऑन। आपके पास जैसे ही हमारे पास C2 आ गया, C2n-1 आया, वो क्या हो गया W1U1 2n-1 प्लस W2UN2n-1 एंड सो ऑन WNUN2n-1। इस तरीके से मेरी इक्वेशन 10 बन गई। अब मेरी जो इक्वेशन 10 और इक्वेशन 8 है, जो मेरी इक्वेशन 8 थी ये, और जो मेरी इक्वेशन 10 है, दोनों ही सेम इंटीग्रल की है, तो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे, किसके, C0, C1, C2n-1 के। तो जब मैंने इसके कोफिशिएंट कंपेयर किए, तो जब मेरे कोफिशिएंट कंपेयर किए तो मुझे ये इक्वेशंस मिली, W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन WN इज इक्वल टू 2। क्योंकि C1 का जो C नोड का जो कोफिशिएंट था, इस साइड तो 2C नोड था 8th इक्वेशन में, और 10th इक्वेशन में C नोड का था वो W1 प्लस W2 W3 WN था। C नोड के कोफिशिएंट कंपेयर किए तो पहली इक्वेशन मिल गई। C1 के कोफिशिएंट, C1 देखो 8th इक्वेशन में कोई भी ओड सफिक्स नहीं था, तो ओड वाले क्या हो गए, 0 हो गए। जैसे C1 0 हो जाएगा, C3 का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, C5 का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, इस तरीके से। तो W1U1 प्लस W2, इस साइड तो C1 का कोफिशिएंट ये था और इस साइड C1 था ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट 0 हो गया। फिर यहाँ पे C2 का कोफिशिएंट W1U1 का स्क्वायर प्लस W2U2 का स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू, इस साइड था 2/3 C2, तो C2 का कोफिशिएंट क्या आ गया, 2/3। ऐसे करते करते हमारे पास C2n-1 का आएगा। 2n-1 ओड है, तो इस साइड 8th इक्वेशन में तो ओड के जो ओड था ही नहीं, तो उसके कोफिशिएंट 0 हुए। और यहाँ पे C2n-1 जो 10th इक्वेशन थी उसका कोफिशिएंट ये था। जब हमने किया तो ये आपको ध्यान आ रहा हो तो एक मैट्रिक्स फॉर्म बन जाती है, n क्रॉस n की ये मैट्रिक्स बन गई। ये n क्रॉस 1 के कोफिशिएंट्स आ गए W1 W2 WN, और ये हमारे पास वैल्यूज आ गई जो नॉन वैल्यूज है। अब ये इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में बन तो गई है, पर इसे सॉल्व करना, थ्योरेटिकल इसे सॉल्व करना बहुत, जो अपर इक्वेशन थी ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये, नॉन लीनियर इक्वेशन है, तो इसे थ्योरेटिकल मतलब एल्जेब्राइकली सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर मान लो 1-2 भी वैल्यू है तो भी बहुत डिफिकल्ट है, तो इसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लाए। मैट्रिक्स फॉर्म में लाके इसे न्यूमेरिकल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। पर इसका क्या है, जब हमने देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि अबव जो मेरी इक्वेशन है 2n की, वो नॉन लीनियर इक्वेशंस है, जो कि अलजेब्राइक मेथड से बहुत मुश्किल है निकालनी। प्रैक्टिस अगर आप एक्चुअल में निकालना चाहो तो, देन ऑल टू सॉल्व दीज इक्वेशंस इवन फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ n, कि अगर n की कुछ भी छोटी से छोटी वैल्यू है तो भी ये बहुत मुश्किल होगा नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो हाउ एवर द अबव सिस्टम कैन बी रिड्यूस टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसीलिए हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस किया है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि, पर डिफिकल्टी क्या आती है कि अगर मुझे U1 U2 UN नोन है, इसमें क्या होता है मैट्रिक्स में, अगर ये मैट्रिक्स नोन है तो हम ये वाली निकाल लेते हैं। तो अगर मेरे पास U1 U2 UN नोन होंगे तभी हम W1 W2 WN की वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो इसके लिए पॉसिबली एग्जाम टाइम में ये सब निकालना बहुत लेंथी होता है, तो इट कैन बी शोन इजली दैट UIs आर द जीरोस ऑफ अ सेट ऑफ लेजेंड्रे पोलिनोमियल। तो ये क्या होता है, ये जो काम करते हैं हम इसे सॉल्व करने का, वो लेजेंड्रे पोलिनोमियल के साथ काम करते हैं कि n डिग्री की लेजेंड्रे पोलिनोमियल को हम लेते हैं, फिर उसके जो जीरोस आते हैं वो कोई और नहीं UIs ही होते हैं। फिर U1 की जगह पहला 0, U2 की जगह दूसरा 0, U3 की जगह तीसरा 0। जो ये मेरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम U1 U2 U3 UN कुछ नहीं है, n डिग्री की जो लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन की आएगी उसका जो सॉल्यूशन होते हैं वो लेजेंड्रे पोलिनोमियल कहलाते हैं। और उसमें हमने जो रूट्स आते हैं वो रूट्स U1 U2 U3 UN होते हैं। तो वो वैल्यूज, जब ये UIs पता चल गए तो हमें WIs निकालना डिफिकल्ट नहीं होता। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये पता चल गया। तो अब आपको क्या होता है कि इन्हें लेजेंड्रे n डिग्री की पोलिनोमियल तो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, क्योंकि वो स्पेशल फंक्शन में आती है। स्पेशल फंक्शन में आप लेजेंड्रे पोलिनोमियल और ये पढ़ते हो। तो इसे क्या है, सॉल्व करके हमें एक बुक में टेबल दे दिया गया है एब्सिसा और वेटेज का, मतलब UIs और WIs का, जो कि एक स्टैंडर्ड टेबल है जो n = 2 से लेके 6 तक दे रखा है। इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बुक में। तो आपके पास क्या है,
ये u1 जब मान लो n इज इक्वल टू 2 है, जो आपको बोला जाएगा n इज इक्वल टू 2 के, n इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि लेजेंड्रे पोलिनोमियल की जो डिग्री वाला कि n कितना है आपके पास, जो आपने i1 से लेके n लिया था ना, वो वाली बात हो गई कि वो n क्या है। मान लो कि वो n2 है तो दो ही वैल्यू आएगी, u1 u2 की और w1 w2 की। तो ये 4 अननोन्स हो गए, क्योंकि n अगर वेरिएबल n थे तो हमारे पास 2n वेरिएबल्स निकल रहे थे, तो ये 4 आपको दे रखे हैं। तो अब मोस्टली क्या होता है आपके पास कि यही राय दी जाती है कि अगर आपको जल्दी से क्वेश्चन करना है पेपर में तो आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। ये टेबल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हर एक केस में मान लो कि W2 लेना, आपको n इज इक्वल टू 2 लेना है तो आपको याद क्या करनी है, दो वैल्यूज याद करनी है, W1 W2 की और U1 की। और W1 W2 क्या है, इक्वल है, तो U1 और W1 की वैल्यू याद कर लो। 3 में क्या करना है, आपको टोटल मिला के 4 वैल्यू याद करनी है। 4 में आपको 4 वैल्यूज याद करनी है। तो अल्टीमेटली आपको कम वैल्यूज ही याद करनी पड़ती है। तो ये आपको बोला जाता है कि ये आसान तरीका है पेपर में क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट करने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि n इज इक्वल टू 2 के लिए बताऊंगी। 3 के लिए आप घर पे ट्राई कर सकते हो, 4 के लिए वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा पर आप कर सकते हो। लेजेंड्रे वाला मैं करके बता रही हूँ आपको। अगर किसी ने लेजेंड्रे पोलिनोमियल नहीं किया हुआ है तो वो ये ऊपर वाला तरीका अपना सकता है। अगर किसी ने लेजेंड्रे पोलिनोमियल किया हुआ है तो हम ये सेकंड ऑल्टरनेट तरीका कर सकते हैं, जिससे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, याद करने की जरूरत नहीं है। तो अनदर एक्सप्लेनेशन क्या है, लेजेंड्रे पोलिनोमियल लिखना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले मुझे लेजेंड्रे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो n इज इक्वल टू 2 डिग्री की, मतलब कि मेरे पास ये वाला n मत गौर करना, ये वाले n की मतलब मत गौर करना, ये तो n इंटीजर होता है आपका। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे ये होती है लेजेंड्रे की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मुझे लिखनी पड़ती है यहाँ पे, जो मैंने लिख दी है। अब प्रॉपर्टी 1 है जो Pn1 इज इक्वल टू 1 है आपके पास। तो आर गिवन बाय रोड्रिज फॉर्मूला। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि लेजेंड्रे जो पोलिनोमियल होता है Pnx, तो वो हमारे पास जब x को आप 1 पुट करोगे तो वो वैल्यूज क्या देगा, पोलिनोमियल 1 ही देगा आपको। तो आर गिवन बाय रोड्रिज फॉर्मूला Pnx इज इक्वल टू 1/2n n फैक्टोरियल dn dxn x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। जब आप ये लेजेंड्रे पोलिनोमियल करते हो, चैप्टर करते हो लेजेंड्रे का, तब ये रोड्रिज फॉर्मूला भी पढ़ते हो। तो ये आपको रोड्रिज फॉर्मूला, अगर किसी ने लेजेंड्रे पोलिनोमियल नहीं किया हुआ है, वो इस तरीके से करना चाहता है, तो लेजेंड्रे की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो जो कि सेकंड ऑर्डर की होती है, फिर इसका Pnx का पोलिनोमियल लिखो। अब यहाँ वाला n डिपेंड करेगा कि आप P2 में बना रहे हो, P3 में बना रहे हो, P4 में बना रहे हो। अब ये वाली चीज काम आएगी कि आप अगर काम कर रहे हो किसके साथ, n इज इक्वल टू 2 के साथ, तो P2x की वैल्यू आएगी। 3 के साथ करे हो P3x वाली, ये वाला काम आएगा। ठीक है, लेजेंड्रे पोलिनोमियल करने के साथ आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी अगर आपने लेजेंड्रे पोलिनोमियल नहीं किया हुआ। ये जब आपने n इज इक्वल टू 1 रखा तो n इज इक्वल टू 0 रखा, यहाँ वाला जो n है वो इंटीजर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप जब P0x करते हो तो वो 1 आता है, P1x करते हो तो 1/2 d/dx, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ 1 रखा, तो वो वैल्यू आपको x देगा। P2x आया 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, P3x आया 1/2 5x क्यूब माइनस 3x। ये आ गया आपके पास। अब इसको करना क्या है, अगर गौर से देखो तो इन सब में जब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो आपकी ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी होती है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, वो होती है -1 से लेके 1 Pnx Pmx dx इज इक्वल टू, आपने वेक्टर में ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ी हुई है तो वहां से ये आइडिया लग जाएगा। -1 से, अब दो पोलिनोमियल आपस में ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब n इज इक्वल टू m अगर इक्वल नहीं है, मतलब अगर उनकी डिग्री जो आप ये काम कर रहे हो Pn और Pm अगर इक्वल नहीं है तो वो 0 देगा। और अगर ये लेजेंड्रे में है, हर जगह ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन अलग है। जब आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हो तो ऑर्थोगोनल की अलग वैल्यू आती है, यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल की अलग आती है। तो यहाँ की जो लेजेंड्रे की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर n m के इक्वल नहीं है तो 0 आएगा, और अगर n m के इक्वल है तो 2/2n + 1 आएगा आपके पास। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि -1 से लेके 1, यहाँ पे इंटीजर में आपके पास जो मैं कह रही थी ना, ये n और ये n को ध्यान मत रखना, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही इंटीजर है।
मतलब माइनस से लेके पॉजिटिव तक चलते हैं। यहाँ मैं पॉजिटिव ले रही हूँ सिर्फ, यहाँ नेगेटिव से लेके पॉजिटिव सब चलेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक चलेगा। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है -1 से लेके 1 पी एन एक्स एक्स की पावर m dx इज इक्वल टू 0 इफ m लेस देन n होगा। अगर m n से लेस है तो आपके पास ये वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। रूट्स ऑफ द अबव पोलिनोमियल पी एन एक्स इज इक्वल टू लाइज बिटवीन -1 से लेके 1। ये सारी ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली। अब ये कह रहा है कि जो पी एन एक्स आपका आ जाएगा उसके जो रूट होंगे ना वो -1 से 1 के ओपन इंटरवल में लाई करेंगे। तो अब इसी की प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। अब हम n इज इक्वल टू 2 के लिए निकालना चाहते हैं कि हमारा गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला कैसे काम करेगा, विद लेग्रेंजे की हेल्प से। तो -1 से लेके 1 एफ एक्स डी एक्स होगा, जो कि समीशन i से लेके, अब मैंने कौन सी इक्वेशन उठाई है यहाँ पे ध्यान हो तो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन, i 1 से लेके n था, अब मेरा n 2 हो गया तो i 1 से लेके 2 हो गया। wi f ऑफ एक्स आई, तो w1 f ऑफ x1 प्लस w2 f ऑफ x2, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई है। पीछे की इक्वेशन से रिलेट मत करना, मैं अब ऑल्टरनेट मेथड करा रही हूँ तो 1 2 से ही स्टार्ट करूंगी। तो w1 प्लस f ऑफ x1 प्लस w2 f ऑफ x2 में क्या हो गया, क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, w1 w2 फाइंड आउट करना है और x1 और x2 फाइंड आउट करना है, 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है 4 अगर अननोन वेरिएबल्स है तो जो एग्जैक्ट पोलिनोमियल बनेगी वो कितनी डिग्री की बनेगी, लेस देन इक्वल टू 3 की बनेगी। तो जो इक्वेशन सेकंड की एग्जैक्ट फॉर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 3 की होगी। तो देयरफॉर टेक एफ ऑफ एक्स क्या ले सकते हो आप, 1 0 डिग्री का, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का ले सकते हो, ये पोलिनोमियल आप ले सकते हो। तो पहला लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 से लेके 1 एफ एक्स क्या आ गया आपके पास 2 आएगा, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे x को 1 पुट कर दो और x1 को भी 1, f ऑफ x1 को भी 1 पुट कर दो और f ऑफ x2 को भी 1, क्योंकि एफ एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो क्या आया w1 प्लस w2, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ लिख दी, जिसका इक्वेशन 3 नाम दे दिया हमने। नेक्स्ट आपके पास आता है कि लेट पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड इक्वेशन फर्स्ट में -1 से लेके 1 x dx इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि x का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि ओड है तो मैंने बोला था इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। और ये वाली इक्वेशन आएगी w1 x1 प्लस w2 x2 आ गई आपके पास, क्योंकि f ऑफ x किसके इक्वल है, x के, तो f x1 तो हो जाएगा x1 के इक्वल, f x2 हो जाएगा x2 के इक्वल। अब f ऑफ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, f ऑफ x इज इक्वल टू -1 से लेके 1 एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल था आपके पास, w1 f ऑफ x1 के प्लस w2 f ऑफ x2 के। तो यहाँ पे w1 f ऑफ x1 x1 के इक्वल आया, w2 f ऑफ x2 के, ये क्या आया है यहाँ पे x, और जब x का इंटीग्रेशन किया तो x स्क्वायर बाई 2 -1 से लेके 1 1/2 -1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, वैसे भी आपने पढ़ रखा है कि -a से लेके -a से लेके a तक अगर आपकी लिमिट है और अगर आपके पास ओड फंक्शन है तो वो 0 देता है, अगर इवन फंक्शन है तो डबल करके दे देता है उसका, वो आप पढ़ चुके हो। तो हमारे पास क्या हो जाती है, ये इवन फंक्शन होता तो आपके पास क्या होता, इवन फंक्शन होता है मतलब कि अगर मान लो -a से लेके एफ एक्स डी एक्स हो रहा है, अगर ये इवन फंक्शन है तो 2 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, ये आपने +2 में पढ़ चुका है, प्लस 2 में इंटीग्रेशन में। तो जब मैंने x स्क्वायर किया, इवन फंक्शन है तो ये आप ओरिजिनल ट्रिक लगा सकते हो, 2/3 आ जाएगा आपका आंसर। और इस साइड fx1 की जगह आएगा x1 स्क्वायर और fx2 की जगह x2 स्क्वायर, तो ये इक्वल हो गया आपके पास। जब आप fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब करते हो तो आपको ये मिल जाएगा। सिंपल, आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। तो अब आपके पास क्या आएगा, ये आपकी इक्वेशन बन गई 3 4 5 6, जिनका हम आगे यूज करेंगे। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 5/3/2, मतलब मैंने जो इक्वेशन 5 थी इसे 3/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस वाली इक्वेशन को 3/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3/2 और यहाँ पे भी 3/2, तो मुझे ये क्या मिल जाएगी, 3/2 एक्स स्क्वायर -1 से लेके 1 dx इज इक्वल टू, इसको छोड़ देना वैल्यू को, 3/2 w1 x1 का स्क्वायर प्लस w2 x2 का स्क्वायर। आप क्या चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे दिमाग में कैसे आएगा ये 3/2,
तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि हम इन दोनों को म्यूचुअली सोल्व कर रहे हैं, लेजेंड्रे को क्वाड्रेचर के साथ सोल्व कर रही है। तो आप देखना यहाँ पे जो P2x है ये 3/2 की फॉर्म में होना चाहिए, 3/2 x² माइनस 1/2 होता है। तो P2x n = 2 के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे होगा P2x निकलेगा। हम n = 2 के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे पास 3/2 x² माइनस 1 ये काम चलेगा हमारे पास। तो इसलिए हमारे दिमाग में आया कि हमने इसके जैसा बनाना है, हमने P2x की फॉर्म में लाना है सारा कुछ। तो इसलिए हमारे ये दिमाग में आया कि हमने क्या करना है, जो फिफ्थ इक्वेशन है, हम फिफ्थ इक्वेशन को क्या करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मुझे ये मिला। अब मैं फिफ्थ इक्वेशन को किसके साथ लूंगी, थर्ड के साथ लूंगी। थर्ड के साथ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली x² आ रहा है, 3/2 w1 x1² आ रहा है। मुझे जो वैल्यू चाहिए वो किस टाइप की चाहिए, 3/2 x² माइनस 1/2 की चाहिए, ये वैल्यू चाहिए मुझे। तो यहाँ कांस्टेंट की फॉर्म चाहिए और इस साइड भी मुझे 3/2 x1² माइनस 1/2 की कांस्टेंट फॉर्म चाहिए। तो कांस्टेंट फॉर्म किस में आई थी, इक्वेशन 3 में आई थी। किस में आई थी, इक्वेशन 3 में। इस साइड भी कांस्टेंट था और इस साइड भी कांस्टेंट था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3/2 तो मल्टीप्लाई कर दिया फिफ्थ इक्वेशन से और मुझे 1/2 की जरूरत थी कांस्टेंट के साथ। तो मैंने थर्ड इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे चाहिए था 3/2 x² माइनस 1 टाइप का चाहिए था। तो जो कि कॉम्बिनेशन कहाँ से मिल रहा था, फिफ्थ और थर्ड से मिल रहा था। इन दोनों को अगर मैं माइनस करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो फिफ्थ इक्वेशन है वो बनती है 3/2 x² dx माइनस 1 से लेके 1, और जो मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन बन रही थी वो बन रही थी माइनस 1 से लेके 1, 1/2 dx, 1/2 मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 3x² माइनस 1/2, जो कि मेरा डिजायर रिजल्ट है। तो इसलिए हमारे दिमाग में आया कि हम इन दोनों इक्वेशन के साथ काम कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों को माइनस किया, तो मुझे इस साइड तो मिली ये, इस साइड मिला w1 3/2 x1² प्लस 3/2 w2 x2² माइनस w1/2 माइनस w2/2, क्योंकि माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने आपस में सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन फिफ्थ और थर्ड को। अब देखो w1 और w1 को कॉमन लो तो w1/2 कॉमन आ गया, 3x1² माइनस 1 प्लस w2 को कॉमन लो तो w2/2 3x² माइनस 1 आ गया आपके पास। अब ये दोनों इक्वेशन आपके पास मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन में 3x² माइनस 1/2 है P2x की वैल्यू, क्योंकि x का वेरिएबल है तो P2x हो गया। यहाँ पे 3x1² माइनस 1/2 किसकी वैल्यू है, P2x1 की वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल x1 है, और ये किसकी है, P2x2 की, क्योंकि x2 वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, P2x की वैल्यू ये थी, तो x अगर x1 होगा तो x1 हो जाएगा, x अगर x2 होगा तो x2। तो ये इक्वेशन मिल गई माइनस 1 से लेके 1, P2x dx इज इक्वल टू w1 P2x1 प्लस w2 P2x2। ये मेरे पास वैल्यू बन गई। अब मुझे ये देखना है कि इस पे, और मुझे पता है कि P2 मेरा लेजेंड्रे पोलिनोमियल है। लेजेंड्रे पोलिनोमियल है तो वो अपनी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो ऑर्थोगोनल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर मेरा mn इक्वल नहीं है तो वो 0 के इक्वल आता है। तो मैंने यहाँ पे P0x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि P0x मेरा 1 होता है तो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा पोलिनोमियल पे। जब मैंने P0x से मल्टीप्लाई किया तो वो मुझे 0 देगा। तो जो मेरी w1 P2x1 है प्लस w2 P2x है, ये वैल्यू P2x P0 के इक्वल आएगी, क्योंकि P0 1 होता है, बोथ साइड 1 की मल्टीप्लाई करनी थी। तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई जिसका नाम मैंने सेवंथ इक्वेशन रख दिया। अगेन मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, तो मैंने क्या किया, अगेन एक इक्वेशन और चाहिए जो P2x ही बनाती हो। तो मेरे पास अब ऑप्शन बचता है इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4 का। तो यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन 6 है वो क्यूब के साथ काम करती है और इक्वेशन 4 है वो 1 डिग्री के साथ काम करती है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, x³ माइनस x1 है। तो x1 अगर कॉमन आता है मेरे पास तो w1 x1² माइनस w1 मिल जाएगा मुझे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगेन वही स्मार्ट वर्क किया कि इसे 3/2 से मल्टीप्लाई किया और इसे माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1/2 से करो तो माइनस करना पड़ेगा और माइनस 1/2 से करो तो ऐड करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को। सिंपल से मैथ्स के स्टूडेंट हो, इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
तो मैंने इक्वेशन 6 को 3/2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 4 को -1/2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो मुझे क्या मिली 3/2x³ - 1/2x इज इक्वल टू W1 3/2x1³ प्लस W2 3/2x2 की क्यूब माइनस W1 x1/2 माइनस W2 x2/2। अब यहाँ फर्स्ट और इसमें देखो W1 और x1 कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 3x1² - 1। यहाँ पे W2 और x2 कॉमन आ रहा है, ये ले लिया। P2x मुझे पता है 3x² - 1/2 है, तो बोथ साइड हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, तो -1 से लेके 1 P2x dx इज इक्वल टू W1 x1 P2x1 प्लस W2 x2 P2x2। अप्लाई ऑर्थोगोनैलिटी, आपको ऑर्थोगोनैलिटी अप्लाई करनी है। -1 से लेके 1 P2x P0x dx इज इक्वल टू 0। तो हमने जब ये किया तो ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल आ गई, मेरे 0 के इक्वल आ गई। अब आप एक ऑब्जर्व करते हो एक चीज कि जो आपकी 7th इक्वेशन आई थी और 8th इक्वेशन आई थी, ये आइडेंटिकली सेटिस्फाई है एक दूसरे से, चाहे आप W1 और W2 की कोई सी भी वैल्यू चूज कर लो, चाहे आप, और पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि x1 और x2 रूट होने चाहिए किसके पोलिनोमियल के, P2x के। अगर ये P2x के पोलिनोमियल के रूट हैं तो ये आपकी वैल्यूज आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेंगी। तो हम क्या करते हैं कि P2x1 इज 0, P2x2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जीरोस चाहिए P2x के, तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज को 0 रखा। तो ये जीरोस कब आएंगे, जब P2x 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने P2x 0 के इक्वल किया तो वो मेरा आया 3x² - 1/2 इज इक्वल टू 0, तो 3/2x² इज इक्वल टू 1/2। तो मुझे क्या करना है, x² इज इक्वल टू 1/3 आया, तो x की वैल्यू आई ±1/√3। तो x1 हो गया जो मेरा आ गया वो -1/√3 आ गया, x2 हो गया वो 1/√3 आ गया। x1 x2 स्ट्रिक्टली किसके बीच में लाई कर रहे हैं, -1 और 1 के बीच में। और कैसे है, सिमेट्रिकली है, किसके, अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है इनमें। तो ये काम तो करता है गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तो ये जो मेथड किया था हमने लेजेंड्रे की हेल्प से किया था। अब भी अगर आप फर्दर सोल्व करते तो लेजेंड्रे की हेल्प से करते, पर मैंने यहाँ पे n = 2 के लिए आपको सीधा सीधा लेके दिखा दिया कि वो कैसे कर सकते हो। तो अब आपको W1 W2 को फाइंड आउट करना है, तो W1 + W2 इज इक्वल टू 2। W1, अब देखो अब जो मेथड किया था उसमें हमने x को u का बनाया था, x को किसका बनाया था, u का, क्योंकि जो मुझे गिवन इंटीग्रल था वो a से लेके b था, पर यहाँ पे जो गिवन इंटीग्रल है वो -1 से लेके 1 ही लिया था मैंने, इसलिए मैंने x को u के फॉर्म में नहीं किया। तो डायरेक्ट आपने, और वहां पे u1 और u2 किसके रूट्स थे, लेजेंड्रे पोलिनोमियल के। यहाँ पे भी x1 और x2 किसके रूट है, लेजेंड्रे पोलिनोमियल के। दोनों मेथड सेम है, पर उस मेथड में सॉल्व करके नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको कि सॉल्व करना पड़े तो आपको किस तरीके से ये करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे W1 W2 फाइंड आउट करना है। तो कोई सी भी इक्वेशन W1 + W2 इज इक्वल टू 2 थी, आप उठा लो 4th या ये इक्वेशंस। देखो आपने उठाई थर्ड इक्वेशन क्या है, W1 + W2 इज इक्वल टू किसके इक्वल, आपके 2 के इक्वल है। ये इक्वेशन उठा ली, तो यहाँ पे आपने क्या, W1 + W2 2, और एक उठा ली आपने 4th इक्वेशन W1 x1 + W2 x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x1 और x2 की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से आपको W1 इज इक्वल टू W2 आ गया। तो ये इस इक्वेशन में पुट किया तो 2W1 इज इक्वल टू 2, तो W1 और W2 दोनों ही 1 आ गए आपके पास। W1 W2 1 आ गए, x1 और x2 आपके पास क्या आ गए, दिस। जब आप -1/√3 को सॉल्व करते हो तो आपको एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू मिलेगी, जो मैंने टेबल में लिख रखी है यही वैल्यू मिलेगी। और u1 और u2 के माइनस के इक्वल है, मतलब u1 u2 के माइनस के इक्वल है, तो W1 W2 आ गए 1 1, और यहाँ पे u1 आ गया -1/√3 और u2 आ जाएगा +1/√3। तो ये आ गया। अब होमवर्क आपका ये है कि n = 3 के लिए सेम लेजेंड्रे पोलिनोमियल निकालनी है। बस ट्रिक क्या है आपके पास कि जो यहाँ पे P3x के साथ काम करेंगे, किसके साथ काम करेंगे, यहाँ पे ये जो गिवन मैंने बताया है, यहाँ पे गिवन, यहाँ पे हमने सारी इक्वेशन को P2 के फॉर्म में बनाया था, अब हम इस सारी इक्वेशन को किसके फॉर्म में बनाएंगे, P3 के इक्वेशन में बनाएंगे। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको ध्यान से देखनी है कि क्या मल्टीप्लाई करना है और कैसे रूट निकालने हैं, ये आपका होमवर्क है बस। तो यहाँ पे आपका गॉस क्वाड्रेचर जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट होता है
पर अभी हम इसे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 जो ऑल्टरनेट मेथड था, इस इक्वेशन 1 में -1 से लेके 1 fx dx था। W1 को 1 पुट कर दिया, x1 की वैल्यू पुट कर दी, W2 को 1 पुट कर दिया और x2 की वैल्यू पुट कर दी। दिस मेथड इज एग्जैक्ट फॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 के लिए। अब जो मेथड है उसमें जो है आपके पास क्या होता है यहाँ पे कि ये मेथड एंड पॉइंट्स को इन्वॉल्व नहीं करता इवैल्यूएशन में, और जो ट्रेपेजोइडल सिम्पसन है वो एंड पॉइंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। ये पॉइंट नोट करने लायक है। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो हमारा जो मेथड है a से लेके b fx dx है, अगर आप सेकंड मेथड यूज कर रहे हो तो इसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए ऐसे n इज इक्वल टू 2 के लिए क्वेश्चन दे दिया, तो आप इसी मेथड से करना चाहते हो तो a से लेके b fx dx दे दिया, a b 1 और -1 नहीं है, तो आपको क्या करो कैपिटल X कर दिया। तो कैपिटल X को स्मॉल x में कैसे चेंज करोगे, x इज इक्वल टू b माइनस a बाई 2 इंटू एक्स प्लस में b प्लस a बाई 2। ये तो जो फर्स्ट मेथड में हमने x को u की फॉर्म में चेंज करना बताया था वही है ये, ठीक है। तो वैसे चेंज कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीट होता है, पर यहाँ पे गॉस क्वाड्रेचर स्टॉप नहीं होता क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं। एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोनों मेथड से। दोनों मेथड कहने का मतलब ये कि दोनों मेथड सेम है, पर एक में आपको वैल्यूज याद करनी पड़ रही है। जो आपके मतलब जो कुछ बुक्स है जिनमें मेथड जो मेथड अपनाया गया है वो वैल्यूज को याद करने वाला बनाया गया है कि जो हमने फर्स्ट मेथड किया था उसमें वैल्यूज याद कर लो, डायरेक्ट पुट कर लो। और जो अगर n इज इक्वल टू 2 के लिए आया तो हम इस तरीके से भी आपको करके दिखाएंगे कि क्या क्या स्टेप्स यूज करने हैं। बहुत इजी होगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो अभी के लिए यहाँ तक। कोई भी नोट्स, क्वेरीज एंड पीडीएफ फाइल चाहिए इस वीडियो की तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें और जल्दी से न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।